गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? और ये आवाज, हाँ, एक दो दिन फ्री होना, लगता है महीनों के बाद आ रहा हूँ। क्यों ऐसा? हाँ, चलो। और कितने सेशन लगेंगे? अभी तो शुरू ही हुआ है मॉर्निंग भैया। हो, हाँ, अभी एक भी अपना एंड हुआ है, दूसरे का शुरू किया आपने। चलो, तो शुरू करते हैं। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, जरा बताओ तो फटाफट, बिना कोई देरी के, जल्दी से। क्या क्या पढ़ा हुआ है हमने? बहुत कुछ, काम खत्म। हाँ, पिलर टू शुरू किया था हमने। पिलर टू में सबसे पहले हमने बात करी थी उस दिन की जो क्लास में, कि कैसे एक इंडिविजुअल का निर्माण होता है, ऑर्गेनिज्म, जीव। फिर हमने स्पीशीज को देखा, प्रजाति क्या होता है। स्पीशीज, स्पीशीज याद करिए, याद करिए, याद करिए। स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जी सर। जो कि इंटरब्रीड कर सके, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके, अपनी संतान पैदा कर सके। जी सर। और वो खुद भी संतान जो है वो लैंगिक रूप से सक्षम हो, स्पीशीज का नाम है। फिर ये जब सिमिलर स्पीशीज का एक जब ग्रुप बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, मतलब सीधी सी बात है कि जब स्पीशीज की काउंटिंग करने लगोगे सेम स्पीशीज की, तो वो पॉपुलेशन हो जाती है। अब ऐसी अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन अपने आप में क्या बना देती है? कम्युनिटी बना देती है। मतलब जो भी एक तरह से बायोटिक कंपोनेंट हो गया हमारा, है ना, जैविक चीजें जो है। अब वो जैविक चीजें इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट किससे करेंगी? ए बायोटिक वाली चीजों से। अब अजैविक चीजों से, अजैविक चीज हमारे लिए क्या है? हमें सांस लेना है, हमें सनलाइट चाहिए। जी सर। हमें सॉइल चाहिए, हमें वाटर चाहिए। तो आसपास के वातावरण से जब ये इंटरेक्ट करने लगेंगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम एक सिस्टम कह रहे हैं, दैट इज इको सिस्टम। इकोसिस्टम, इसकी स्टडी इकोलॉजी कहलाई जाती है। अब हमारे आसपास के नाम से हम इन्वायरमेंट वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये डायग्राम याद आ रहा होगा कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी, और इसके बाद में इसका इंटरेक्शन इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम को मिला दूंगा, बायोम बन जाएगा, और सारे बायोम को मिला के बायोस्फीयर होगा। ये सारे तुक दर्द हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। फिर मैंने इनकी स्टडी के बारे में बात कही थी कि कभी आप सिंगल स्पीशीज की स्टडी कर रहे हो तो वो कौन सी इकोलॉजी कहलाएगा? ऑटिकोलॉजी। ऑटो एक ही आदमी चला रहा है, ऐसे याद करो। ऑटिकोलॉजी स्वयं पारिस्थितिकी। और ऐसे मल्टीपल स्पीशीज की जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो दैट इज सिनिकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में कोई भी स्पीशीज है तो उसको अपना घर चाहिए, एड्रेस चाहिए, एड्रेस, घर। उसको क्या बोलोगे आप? आवास। ठीक है, हैबिटेट। उसकी एक कीवर्ड वाली डेफिनेशन क्या हो सकती है? कि कोई भी स्पीशीज एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो शेयर करता है, जिसमें वो रहता है। फिजिकल एनवायरनमेंट समझते हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब जो आसपास का जो क्षेत्र, जहां पर एक तरह से आप कह सकते हो कि वो अपना निश परफॉर्म कर सकता है, अपना ऑक्यूपेशन परफॉर्म कर सकता है, दैट इज। जी सर। तो जो उसका फंक्शन होता है हैबिटेट के अंतर्गत, हमारा घर में बैठ के खाना खाना, दीवार से टिकना, दैट इज आवर फंक्शन। तो वो हो गया अपना निश, निश जिसे हम कह सकते हैं। याद करो, याद है? अब जब वो अपना हैबिटेट में निश परफॉर्म कर रहा होता है, निकेत जिसे हम कहते हैं। निश परफॉर्म मतलब रहना भी हो सकता है, फूड निश भी होता है, रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, फिजिकल केमिकल निश भी होता है कि भाई टेंपरेचर, लैंड और ह्यूमिडिटी के हिसाब से भी वो उसका फंक्शन जो है बदलता है। ये सारी चीजें कुछ निश कई बार शेयर जब होगा, सिंगल मतलब सेम निश यदि शेयर होगा सिंगल किसी स्पीशीज से या अलग अलग स्पीशीज से, तो कंपटीशन बढ़ता है। हमने देखा है कंपटीशन में फिर वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी आती है। तो कोशिश की जाए कि इतना ज्यादा, इतनी आसानी से शेयर ना हो। फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अपने आप को संभालते हुए, मतलब निश परफॉर्म करते हुए, अडैप्टेशन आता है। अडैप्टेशन में क्या होता है? अनुकूलन। मतलब चीजें धीरे धीरे अडैप्ट हो जाती हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे कि जैसे जो ठंड में जीव जंतु रह रहे हैं उनके कान छोटे हो जाते हैं। ठीक है। कुछ चूहे जो है बताया था मैंने आपको कि जो गर्मियों में या डेजर्ट में लंबे समय तक रह सकते हैं बिना पानी के। डेजर्ट एरिया में जो हमने देखा था कि जो फूल मतलब पत्तियां या तो थिक हो जाती हैं, काटे आ जाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाए। ठीक है। ठंडे क्षेत्रों में कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, शेपर्न, जो कि इतनी जल्दी फ्रीज नहीं होता है, ताकि वो अपने आप में सर्वाइव कर सके। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए जो एक तरह से स्टोमेटा है, उसके पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किए। तो मतलब अलग अलग आपको पूरे इस अर्थ पे स्पीशीज के नाम पे उनका अडैप्टेशन देखने को, हम भी अपने हिसाब से अडैप्ट होते रहते हैं। विविपैरिटी मोड को हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही तो धीरे धीरे विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, तभी आप प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जी सकते हो। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप मुझे एक बात बताओ, बिना एबायोटिक फैक्टर के रह पाओगे? टेम्परेचर, वाटर। अब ये सिचुएशन यदि बदलेगी तो हमें हमारे अपने आप को अडैप्ट करना पड़ेगा। अडैप्ट करोगे तभी तो इवॉल्व हो पाओगे ना। हो सकता है इस इवोल्यूशन के दौरान इतना परिवर्तन आ जाए कि स्पीशिएशन आ जाए, मतलब प्रजाति नई नई प्रजातियों का निर्माण हो जाए। आज से 200 मिलियन साल पहले चला जाऊंगा तो तब के जीव और आज के जीवों में है तो एनिमल, बट दोनों की प्रजातियां स्पीशीज एक जैसी है क्या? आज भी तुम्हें जो है दिखता हाथी है लेकिन अंदर की डायनासोर है, चश्मा लगा के देख, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, स्पीशीज अलग अलग होगी। ठीक है। हमने देखा हुआ है कि जब हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ कि भाई अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक साथ लगे हुए थे, जब ये दूर गए तो दूर जाने पे इनका टेंपरेचर, इनका सनलाइट का पैटर्न, वाटर की अवेलेबिलिटी, एबायोटिक फैक्टर बहुत बड़े लेवल से चेंज हुआ, तो उसके हिसाब से नई स्पीशीज का जन्म हुआ। तो बहुत स्पीशीज खत्म हो गई। तो ये अपने को अच्छे से याद रखना स्टेटमेंट की, ज्योग्राफिक आइसोलेशन कि भौतिक रूप से जब भी कोई विस्थापन होता है तो आपको प्रजातिकरण देखने को मिल सकता है। बड़ा एस्टेरॉइड आ गया, धूमकेतु गिर गया, हैप्पी बर्थडे ले गया, क्योंकि नेचर का तो स्वभाव अपने आप को ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा तो धीरे करेगा, लेकिन नई प्रजाति भी आ सकती है जो उस समय सर्वाइव करता है। और ऐसे फिर शुरुआत होती है एक्सटिंक्शन की। एक्सटिंक्शन का मतलब कि अंत में जो है चीजें विनाश की हो जाती है, फिर से कोई नई चीज निकल जाएगी, फिर स्पीशीज का जन्म होगा। वो एक साइकिल की तरह चलती आ रही है। अभी जो मास एक्सटिंक्शन है वो 6th मास एक्सटिंक्शन है, जिसको जिम्मेदार माना गया एंथ्रोपोजेनिक, मतलब समझ रहे हो, इंसानों द्वारा क्लाइमेट चेंज उसका एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो ये सारी चीजें बताई थी मैंने। कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने और कर ली थी कि जो है याद हो तो जर्मन बायोलॉजिस्ट का नाम दिया था अर्न्स्ट हैकेल का, जिन्होंने इकोलॉजी का नाम जो है बताया था। इस तरह से कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने करी थी। खैर, तो हो कि आपको बातें समझ आ गई होंगी जितना हमने पढ़ा था। मतलब इतने बुरे हाल तो नहीं कि पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम ही समझ नहीं आ रहा, इकोलॉजी वर्ड नहीं समझ आ रहा, रिलेशंस देखे थे इनके बीच में कि इंटर स्पेसिफिक होता है, इंटर स्पेसिफिक, ये सारी चीजें हम लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाते हैं। जैसे कभी-कभी क्या होगा कि तुम जब अपने एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कुछ टर्मिनोलॉजीज तुम्हें परेशान करेंगी। ठीक है। ये लो शुरू हो गया। ये बता दो, अरे तुम्हारे पास एक रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है, उसको यूज कर लिया करो जब कोई नहीं समझ आता है तो।
सिनेकोलॉजी का मतलब होता है मल्टीपल स्पीशीज को आप स्टडी कर रहे होते हैं, अलग अलग प्रजातियों, एक सिंगल प्रजाति नहीं, पूरा कि मैं टाइगर को भी देख लूं तो डियर के साथ भी देख लूं, पूरा ऑब्जर्वेशन है फूड चेन फूड वेब में जब आप स्टडी कर रहे होते हैं। जी सर। चलो तो हाँ मतलब क्या है, कई बार रिकॉर्डिंग में 2x 3x में देख लेते हैं, फिर बोलते हैं कि जब दिक्कत हो गई सर मत करो ऐसे। आपको रिकॉर्डिंग उसका फायदा ले लिया करो, जहां भी गाड़ी अटकती पूछ लिया करो उसी से रिकॉर्डिंग, बाद में जवाब तुम जितनी बार को उतनी बार दे दो। लो अगला सवाल। अब हम स्पीशीज के बारे में बात कर रहे थे ना, और स्पीशीज में मैंने आपसे कहा था कि सबका एक निश होता है, मतलब आप नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज समझ आएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक दो चीज बताऊं कि स्पीशीज भी जो है ऐसा नहीं है सब अपने अपने रोल के हिसाब से आएंगे। जैसे कभी-कभी आपको न्यूज़पेपर में एक आध वर्ड मिलेगा कीस्टोन स्पीशीज करके मिलेगा, ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज। अब ये वर्ड तुमको कई बार हिंदी मीडियम बेटा कीस्टोन का मतलब होता है कुंजी प्रजाति, ठीक है, कुंजी प्रजाति। अब ये कहने के लिए तो शब्द मिल गया, अब बैठे नहीं समझ आता, फिर कभी-कभी तुमको एक अम्ब्रेला स्पीशीज देखने को मिलेगी, अम्ब्रेला, ठीक है, नाम तो अम्ब्रेला छाता जैसा हो गया। तीसरा कभी-कभी आपको एक एंडेमिक स्पीशीज करके मिलेगी, एंडेमिक जो स्वस्थ स्थानीय जिसे हम कह सकते हैं उसी स्थान पर मिलेगी, ठीक है। एक इन्वेजिव बोलोगे, इन्वेजिव आक्रामक प्रजाति, ठीक है। एक इंडिकेटिव स्पीशीज, इंडिकेटिव स्पीशीज एक तरह से जो जिनमें जो कोई चीज अपने को बता दे, इंडिकेशन दे दे, सूचना दे दे, सूचक दे दे, मतलब वही चीज, तो एक इंडिकेटिव स्पीशीज। एक होती है फ्लैगशिप स्पीशीज। ये ऐसे नाम तुम्हें न्यूज़पेपर मिलते रहेंगे और हम जो है पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, बट मैं चाहता हूं ये भी बेसिक थोड़ा सा आपको पता हो, ठीक है। ये बहुत सारे मनोरंजन मिलेंगे बट इतना तो कम से कम पता हो। फिर से पढ़ते देखते हैं, कीस्टोन स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज, एंडेमिक, इन्वेजिव, इंडिकेटिव स्पीशीज और फ्लैगशिप। कितना कंफ्यूजन है ना, लेकिन कंफ्यूजन है नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने कभी कलेक्टर की नजरों से एक बार ध्यान से पढ़ी नहीं उसे, एक बार ध्यान से तो पढ़ो। कई बार क्या होता है कि घर में 10 लोग हैं, पर 10 घर के 10 लोग जो हैं उनके नाम एक दो बार या 10 रिश्तेदार ले लो मेरे हिसाब से, कई बार आप नाम जो है बोलोगे तो एकदम कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन हर चीज के बारे में एक पॉइंट याद रखो, एक कीवर्ड याद रखो, तो हमेशा याद रहेगा, है ना। याद हो यार इनके साथ तो मैंने जो रसमलाई खाई थी, ये वो है, तो अब तुम्हें नाम आपका लोड नहीं है, तुम्हें पहचान आ गया, चाहिए तो वो है, वहां से कनेक्शन मिल जाता है। तो जब भी कुछ पढ़ना तो जैसे प्लेन लर्निंग करोगे ना, कभी बैठे तो वैसे इकट्ठे हो जाओ, स्पीशीज स्पीशीज लाइन से लिख जाते हैं, मैं तो सब घबरा एंडेमिक इन्वेजिव इंडिकेटिव। अरे भैया आप थोड़ा सा देखो तो कि उसमें है क्या, कह क्या रहा है वो, 5 मिनट बिता लो उसके साथ। अच्छा उसमें भी क्या होता है, गड्ढा खोदने लगते हैं बड़ा सा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रेला एंड ये, और ये लो गया हो गया खत्म, कल ही पढ़ाई अब करते रहो तुम, मत करो डिफरेंस बिटवीन, मतलब पहले तुम जाओ उसको ठीक से समझो। हर एक का एस्पेक्ट अलग सेंस में लिया गया, हम जो मिक्स कर देते हैं, ये जो क्योंकि हमने स्ट्रेटजी में सीखा हुआ है क्या कि क्वेश्चन पूछने चाहिए, व्हाई व्हाट हाउ व्हेन पता होना चाहिए, स्ट्रेटजी में लगे हुए, ये चीज याद रहेगी। बाकी रिवीजन करने को बोला सर ने, वो नहीं हो पाई, जरूरत नहीं है सर। अब थोड़ा शांति से ऑब्जर्व करो तो बिल्कुल अलग अलग चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे की स्टोन, नहीं समझ आता कुछ, लेकिन की तो समझ आती है, की शब्द, कीवर्ड कई बार हम लोग पढ़ते हैं, कीवर्ड्स, फिर की स्टोन, तो की का मतलब सीधी सी बात है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस जो रखता हो, ठीक है, मेन हो। मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया कि जैसे टाइगर, कि टाइगर के होने से डियर की जनसंख्या कंट्रोल रहती है। डियर की जनसंख्या कंट्रोल रहेगी तो उसके लिए जो भोजन है वो भी कंट्रोल में रहेगा, बैलेंस बना रहेगा किसी भी फूड चेन फूड वेब का। तो एक किसी भी छोटे से छोटे स्तर पे आओ, प्लीज ध्यान से सुनना, छोटे से छोटे रीजन में आओ और वहां देखो फूड चेन फूड वेब देखो, और वहां एक ऐसी स्पीशीज निकालो कि जिसके होने से पूरे फूड चेन का बैलेंस बना हुआ है। तो वो एक कीस्टोन है। आज के टाइम तो प्रैक्टिकली किसी भी स्पीशीज को देखोगे ना तो उसका कुछ ना कुछ तो योगदान है ही है, लेकिन इन जनरल ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली कि जो अपेक्स प्रेडेटर होते हैं, सबसे ऊपर वाले, ये कीस्टोन माने जाते हैं, इनसे काफी फर्क पड़ता है एकदम से। बिल्कुल, तो कीस्टोन का मतलब समझना है कि जिसके रहने से फूड चेन फूड वेब एकदम स्टेबल बना रहे, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल बिल्कुल स्टेबल बना रहे, सब अपना अपना जीवन जीते रहे। और जो है नहीं तो मान लो टाइगर चला गया, लेट्स अज्यूम, तो डियर उस जगह में इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि हो सकता है कि ओवर पॉपुलेशन हो जाए। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उनके लिए हो सकता है घास वगैरह ना मिल पाए, और एक टाइम के लिए डियर के लिए भी बहुत दिक्कत आने लगेगी और खुद अपने आप में एक्सटिंक्ट हो सकती है ओवर ग्रेजिंग होने के बाद। तो देखो टाइगर था तो कुछ डियर्स कंट्रोल रहती थी, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल रहती थी, तो ओवरऑल टाइगर को भी सर्वाइवल के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, ना इसको ना इसको, ये कीस्टोन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या कि एक कैक्टस था, प्रिकली कैक्टस। अब प्रिकली कैक्टस जो है, अब कैक्टस क्या होता है कि कैक्टस ग्रो तो कर रहा होता है लेकिन उसको खाने वाला एक भौरा जैसा मोथ, एक इंसेक्ट है मान लो। तो जब अचानक ऑस्ट्रेलिया से ये मोथ गायब हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ, चला गया एक दो क्षेत्रों से, उस पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्र से, तो इसको कोई खाने वाला नहीं बचा, तो कैक्टस की ग्रोथ क्या हो गई, बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो गई। इतनी ग्रोथ हो गई कि आसपास के घरों में लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, मतलब ओवर। अब आपको मोथ का इंपॉर्टेंस समझ आएगा कि इसके होने से कैक्टस खत्म नहीं हुआ, कैक्टस की ओवर ग्रोथ रुक गई, लिमिटेड रह गई। तो अपने आप में किसी के होने से कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, दैट इज की स्टोन। ठीक, आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? संजना कहां जा रहा है बेटा तुम्हारा ध्यान? फिफ्थ वन, अभी तुम ये पढ़ा रहा हूं तुम यहां पहुंच गई हो, बाद में लिख लेना, एक एक से ध्यान दे लो अभी तुम, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन देखो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है आप कल को डियर ही चली गई, मान लो डियर ही चली गई तो हम ये नहीं कह सकते कि और टाइगर तो खत्म हो जाएगा, नहीं, टाइगर के पास भी ऑप्शन है बहुत सारे, है ना, उस रीजन में हो सकता है और भी उसके पास ऑप्शन। तो डियर को कीस्टोन बोलने से बेहतर है हम टाइगर को बोले कि इसके होने से एक बहुत बड़ा स्पीशीज ग्रुप खतरे में आ जाएगा। जी हाँ, जैसे नीलगिरी तहर वाला जो रीजन था वो भी बहुत जरूरी हो गया है, वहां का कीस्टोन बन गया है, ताकि वहां पर यदि मान लीजिए वो ना हो तो ग्रासेस ऐसी बहुत आक्रामक प्रजातियां हैं, बहुत सारे घास जो है वो इतना फैल जाए कि प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो कुछ कुछ ऐसी प्रजाति का होना बहुत जरूरी होता है उस पर्टिकुलर छोटे से रीजन को संभालने के लिए। ठीक है, इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान रखना। एक दो एग्जांपल्स और देता हूं मैं जो बहुत रियल आपको प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देते होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कभी भी आप देखना जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट लगा हुआ है। अब ये मान लो वन फॉरेस्ट जो है मेरा डेसिडियस है, डेसिडियस का मतलब समझते हो पतझड़ वाले वन, ठीक है। अब गर्मियों में तुम्हें पता है कि पूरी लीव्स शेड हो जाती है ना, लीव्स शेड हो जाएंगी गर्मियों में, मतलब पानी की कमी के कारण। ये भी एक एडेप्टेशन है इन पेड़ों का कि देखो पानी की कमी हो रही है, लीव्स नीचे शेड कर दो, क्योंकि लीव्स रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा, वाटर लॉस और होता चला जाएगा, पानी वैसे ही कम है और पानी चला गया तो सर्वाइवल कैसे होगा। इसलिए एक तरह का कुछ समय का एडेप्टेशन होता है कि भैया ये जो है लीव्स इनकी पहले शेड हो जाती है। अब तुम सोचो कि उन बर्ड्स का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे जीव जंतुओं का क्या होगा जो इस पेड़ पर निर्भर थे, प्रॉब्लम आ जाएगी उनके लिए। आप समझ रहे हो, जब पेड़ पौधे सूख गए उनका क्या होगा, उनके फ्रूट्स वगैरह सब डिपेंडेंसी बहुत दिक्कत है। लेकिन कभी भी आप देखना जाओगे ना, ऑब्जर्व करना, कभी आप खुद आप अभी तक तो नहीं देखोगे, जंगलों में जाओगे, ऐसे फॉरेस्ट आपने देखे होंगे गर्मियों के समय पूरे पतझड़ हो जाते हैं,
लेकिन गौर से देखना, तुमको एक बड़े-बड़े स्पेस में कुछ 2-3 पेड़ ऐसे दिखाई देंगे जो हरे-भरे रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ-कुछ देखना, बीच में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन रहते हैं। हो सकता है कि उनकी साइकिल थोड़ी पहले शुरू हो गई हो सकता है थोड़े समय के बाद शेड हो। अब मतलब उनसे फायदा यह है कि जो यहाँ के जीव-जंतु थे, वो इन पर आश्रित रहना सीख जाएँगे कुछ समय के लिए। पूरा जो एरिया है आपको पूरा शेड दिखेगा, लेकिन बीच-बीच में कुछ-कुछ पेड़ हरे-भरे हमेशा देखने को मिलेंगे। अब वो पेड़ अपने लिए क्या बन गए सर? अपने लिए क्या हो गए? वो अपने लिए कीस्टोन बन गए। आप समझ आए कि उस पर्टिकुलर रीजन में जिनके होने से एटलीस्ट थोड़ा प्रभाव पड़ा। कभी-कभी एक चीज़ और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कभी-कभी फॉरेस्ट फायर लगता है, ठीक है? फॉरेस्ट फायर का मतलब क्या? कि वनों में आग लग जाती है। आपने देखा होगा कुछ पेड़-पौधों की एक वो होती है आपने इसके ट्रंक में से इसके बिल्कुल कुछ रेज़िन जैसा निकलता हुआ देखा होगा, गम करके देखा होगा, गम जैसा चिपचिपा पदार्थ रहता है, पेड़-पौधों से निकल रहा होता है रेज़िन। आग को पकड़ने में बहुत जल्दी लगता है, मतलब जैसे ही आप लोग देखोगे तो फॉरेस्ट फायर जब लग रही होती है, आग जब लग रही होती है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट है मान लो या कोई भी गर्मियों के समय आग लग गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनके बीच में भी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें या तो ये रेजिस्टेंस कम रहता है या इनकी लीव्स इस तरह की होती हैं ब्रॉड लीव्स वगैरह जो इतनी जल्दी फायर नहीं पकड़ती, आग नहीं पकड़ती। तो कई बार ये पेड़ ना होना तो फॉरेस्ट फायर अनकंट्रोल्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े जैसे मान लो ग्रीन भी रहेंगे तो उतना जल्दी फॉरेस्ट फायर जो है नहीं लग पाता। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज मिलेगी जिससे उस पूरे पर्टिकुलर रीजन का बैलेंस बना हुआ है। सो दैट इज द कीस्टोन। लेकिन ध्यान रखना कीस्टोन हम एक बहुत बड़े एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे से हैबिटेट की बात कर रहे हैं, कुछ स्पीशीज जो है अपना जीवन यापन कर रही होती है। तो अलग-अलग एनिमल कई बार हम क्या करते हैं कीस्टोन को एक एनिमल का रूप दे देते हैं कि अरे टाइगर एक कीस्टोन स्पीशीज है, लायन एक कीस्टोन स्पीशीज है। नहीं, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि पेड़-पौधे भी मतलब वनस्पतियों के अंतर्गत भी, ठीक है? प्लांट्स में भी आपको कीस्टोन स्पीशीज देखने को मिल सकती है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिडियस फॉरेस्ट में कुछ ऐसे होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट में कुछ ऐसे भी होते हैं पतझड़ वाले वनों में कि जहाँ पे आपको एवरग्रीन या ऐसे ऐसे पेड़ जिनकी साइकिल थोड़ा पहले से शुरू हो जाती है या पहले उसमें थोड़ा-सा ट्रीज में लीव्स पहले निकल रहे हैं। तो इस तरह का या एक तरह से सेमी एवरग्रीन कोई पेड़ हो गया। फॉरेस्ट फायर में भी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें रेजिन निकल रहा होता है, किसी में नहीं भी निकल रहा होता है। तो जिनमें नहीं निकल रहा है वो थोड़ा-सा फॉरेस्ट फायर को प्रोटेक्ट करने का काम भी कर रहे होते हैं, बचाव एकदम से आग नहीं पकड़ रहे होते। जी सर। या मान लो कुछ इस तरह के लीव्स इनमें ऐसे बनावट रहेगी इनकी कि इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ पाएँगी। तो अपने आप में एक तरह से नहीं तो आग बहुत बड़े स्तर पे लग सकती थी। चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करने में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। कीस्टोन शब्द समझ आ गया आपको? तो कहीं भी यदि न्यूज़पेपर में लिखा रहे तो मतलब समझ जाना कि इसका फूड चेन में, स्पेशली फूड चेन में, फूड वेब में, कि सब लोगों का भोजन को लेकर यदि मैं बात करूँ स्पीच देखो जो अलग-अलग निश होता है, तो स्पेशली फूड निश को यदि मैं देखूँ तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल जाता है। ठीक है? डन? तो ये कीस्टोन स्पीशीज़ हो गई। ये स्पीशीज़ सेंट्रिक हम बात कर रहे हैं मतलब उन प्रजातियों का जो है जीवन इसके कारण काफ़ी बचा हुआ है। अब अगला आता है अम्ब्रेला स्पीशीज़। ठीक है? नहीं आप खुद भी देखना। आप अभी तक क्या है ऑब्जर्व नहीं किया। अब आप ना जैसे गर्मियों का समय शुरू हो, आप अपने आस-पास पेड़-पौधे कुछ देखना, ज़्यादा दूर जरूरत नहीं है। हमेशा हर पेड़ 3 से 4 ऐसी वैराइटीज़ होंगी पेड़ों की जो लीव शेड कर देंगे लेकिन 1-2 उस टाइम ग्रीन रहेंगे या पहले उनका शेड हो चुका होगा। साइकिल सबका सेम नहीं होता है। आप लोग आराम से देखना, ऑब्जर्व करना। कि तुम्हें लगेगा कि यार ये 2-3 पेड़ के तो पत्ते गिर ही रहे हैं, आम के तो सब गिर रहे हैं लेकिन ये पेड़ हरा हो चुका है। नीम में और इसमें आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। ठीक? हाँ। अब आते हैं अपन अम्ब्रेला स्पीशीज़। कई बार लर्नर इकट्ठे हो जाकर हम इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अम्ब्रेला स्पीशीज़ एक बहुत अलग कांसेप्ट है। अम्ब्रेला स्पीशीज़ को स्पेशली कांसेप्ट बनाया गया था रिलेटेड विद द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि एक एक मान लो एक फैमिली है, ठीक है? अ, और कई बार ऐसा होता है कि इसमें किसी एक मेन सदस्य कोई बात आपको पहुँचानी है, उस फैमिली को कोई चीज़ बताना है या कुछ काम करवाना हो, तो आपको पता होता है कि एक सदस्य को बोल दो, ये सबको सँभाल लेगा। एक लीडर हो रखा होता है, ठीक है? मतलब उस पर ध्यान दे दिया तो वो पूरी फैमिली जो है, जो भी आप कहना चाह रहे हो, जो भी मैसेज पहुँचाना चाह रहे हो, जो काम करवाना चाह रहे हो, वो सब तो एक मेन सदस्य, मुखिया हो गया। अच्छा, मुखिया मतलब ये नहीं, जिसके प्रभाव से सारी चीज़ प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं हेड ऑफ द फैमिली तो कहने के लिए लोग कई बार उसको एक एज वाली चीज़ को फैक्टर ला सकते हैं कि जो सबसे बड़े हैं, वो मुखिया हो गए। नहीं, नहीं, प्रभाव किसका है? उस चीज़ को आप समझिए। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है अम्ब्रेला। अब देखना अम्ब्रेला का मतलब क्या? अम्ब्रेला समझ रहे हो तुम? अम्ब्रेला का फ़ायदा देख रहे हो अम्ब्रेला क्या होता है? कि बारिश से एक नहीं, जितने चाहे वो बच जाएँ इसमें। इसके अंडर में मान लो जितना बड़ा अम्ब्रेला हम लोग रखेंगे, उतना सबको बेनिफिट होगा। तो शांति से सुनना। हम क्या करते हैं, कुछ 1-2 स्पीशीज़ ऐसी निकालते हैं। अच्छा, कीस्टोन बहुत छोटे एरिया की मैं बात करता हूँ, मैं बहुत बड़े इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, कि बस इस एक स्पीशीज़ का ध्यान रख लो, ऑटोमेटिक सब समझ जाएँगे। कैसे देखो, जैसे मान लो एलिफेंट है, ठीक है? एलिफेंट को देखो, एलिफेंट को चाहिए बहुत बड़ा कॉरिडोर कॉरिडोर। ऐसा तो है नहीं कि एलिफेंट मैं आपसे खुद से पूछूँ कि एक एलिफेंट है एक तरफ और एक तरफ रैबिट है, किसका एरिया बहुत बड़ा होगा अपने जीवन काल में घूमने-फिरने का? एलिफेंट होगा, ठीक है? अच्छा मैं डियर का भी तुम्हें एग्जांपल दे दूँ, तो तुम खुद भी सोचो डियर और एलिफेंट में भी किसका एरिया बहुत बड़ा हो? हमने कॉरिडोर्स पढ़े हैं एलिफेंट के, कॉरिडोर, टाइगर्स के कॉरिडोर्स पढ़े हैं, यहाँ से 5-5 6-6 नेशनल पार्क कवर करते हैं। उतना एक खरगोश उतनी डियर नहीं जा पाएगी। तो अम्ब्रेला स्पीशीज़ का मतलब एक अच्छा जैसे आपको याद आ रहा है मैंने रेड पांडा एक ही जगह नहीं था, वो इधर मेघालय नॉर्थ ईस्ट का कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन था। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी सिलेक्ट करो। अच्छा अब आपने एलिफेंट सिलेक्ट कर ली और पांडा को सिलेक्ट कर लिया। दोनों से तुम्हें समझ में आया कि इनका हैबिटेट छोटा है कि बड़ा? बहुत बड़ा है, ठीक है? पहला काम। अब मैं क्या करूँगा, अब ये देखूँगा कि एलिफेंट को क्या-क्या पसंद है, क्या चाहिए? तो इसको सबसे बेसिक चीज़ चाहिए, इनको बेसिक चीज़ चाहिए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट चाहिए। सबसे बड़ी बात वन चाहिए, पेड़-पौधे तो चाहिए ही, बिना पेड़-पौधे के कैसे काम होगा? ये पांडा को भी पेड़-पौधे, बैम्बू वगैरह सब चाहिए। सही है कि नहीं? ठीक है। अब उस फॉरेस्ट को इमेजिन करो, उस फॉरेस्ट को यदि मैंने बचा लिया, अब मैं फॉरेस्ट को क्यों बचाऊँगा? सुनना ध्यान से, इमेजिन करो मैं फॉरेस्ट को क्यों बचाऊँगा? क्योंकि मुझे एलिफेंट और पांडा का ध्यान रखना है। लेकिन इनडायरेक्टली यदि सच में फॉरेस्ट बच गया, तो तुम सोचो कितनी हज़ारों स्पीशीज़ बच जाएँगी। फिर मुझे रैबिट का, मुझे डियर का, किसी का ध्यान नहीं रखना है। कंजर्वेशन उससे सोचो, इसको मिक्स मत करना, जैसे कुछ बच्चे कीस्टोन में जाते हैं। हाँ, कीस्टोन के फूड चेन की बात कर रहे होते हैं हम सिंपल। फिर से शुरू करते हैं। एलिफेंट, पांडा और बहुत सारे ऐसे बियर्स वगैरह जिनका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है? अब बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब बहुत बड़ा क्षेत्र है तो ये क्षेत्र ऐसा नहीं कि इनको एक खाली मैदान में छोड़ दिया तो जी लेंगे, नहीं, इनको चाहिए फॉरेस्ट, बहुत बड़ा फॉरेस्ट चाहिए। इनको इनका जो हैबिटेट है जिसमें बैम्बू एरिया पांडा को बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है? बड़ा जंगल चाहिए। अब मतलब सीधी सी बात है मुझे एलिफेंट और पांडा को संभालना है, तो मुझे फॉरेस्ट को संभालना ही पड़ेगा। तो मतलब मैं सिर्फ कंजर्वेशन किसका करूँ, एलिफेंट और पांडा का करूँ। तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड मैं अपनी योजनाएँ चलाऊँ, उससे रिलेटेड सरकार अपनी योजना चलाती है, उससे रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया। उससे क्या फायदा हुआ कि उसके पूरे कॉरिडोर समझ गए और जब पूरे कॉरिडोर समझ गए, तो उसमें जितने भी जीव-जंतु थे छोटे-मोटे, सब लाइन में समझ जाएँगे ऑटोमेटिकली। उनका हैबिटेट समझ जाएगा। अम्ब्रेला शब्द समझ आ रहा है तुम्हें? कि 1-2 ऐसी स्पीशीज़ निकालो उस एरिया की कि पूरे सब के सब जीव-जंतु समझ जाएँ। दैट इज़ अम्ब्रेला। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ मैंने किसी 1-2 जीव की फूड चेन की बात करी, 1-2 छोटे हैबिटेट की बात हाँ, हाँ, बड़ा।
तो बेटा कीस्टोन अलग हो गई। कीस्टोन एक ऐसी स्पीशीज बस उस पर्टिकुलर रीजन में जिसका योगदान हो। एक बड़े जब हैबिटेट की बात कर रहे होते हैं और एक सारे, अब टाइगर को बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिसको बर्ड्स वगैरह से क्या लेना है, अच्छा बताओ एक एग्जांपल दूं मैं, नॉर्मली तुम सोचो एक बर्ड पक्षी से क्या लेना, लेकिन उस एलिफेंट को बचा लूंगा तो पेड़ पौधे बच जाएंगे और पेड़ पौधों को बचाने से बर्ड्स पक्षी उनके और आगे का जो नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं कितनी सारी चीजें कनेक्ट। तो मैंने क्या बोला आपको कि एक जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि तुमने इसके कीवर्ड्स पे काम कर लिया, तुम्हें ना नोट्स ना पीडीएफ में कुछ जरूरत नहीं। देखो भाई कंजर्वेशन तो तुम्हें सब पे करना है, ऐसा नहीं, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोलॉजी में, उस एंगल से हम फिर कंजर्वेशन हर स्पीशीज का कोई प्रोजेक्ट बनाया क्या हमने, हर स्पीशीज का कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं, हमने टाइगर का प्रोजेक्ट बनाया, हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट ही बनाया, ये इंडायरेक्टली अम्ब्रेला स्पीशीज पे फोकस करने की बात है। नहीं तुमने कभी सुना प्रोजेक्ट रैबिट, सुना है तुमने? नहीं सर नहीं सुना, क्योंकि पता है इनके ऊपर वाली मेन स्पीशीज पे हमने ऑलरेडी ध्यान रखा है, उनको संभाल लिया तुमने तो तुम्हारा पूरा हैबिटेट संभल गया, नीचे की स्पीशीज वैसी हो जाएगी। क्लियर हुई बात है, समझ आया? आगे बढ़ो भैया। एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक एग्जांपल देता हूं, तुम मुझे समझा देना। लॉयन टेल मैकॉक, याद करो लॉयन टेल मैकॉक। वो लॉयन टेल मैकॉक तुम्हें क्या ईस्टर्न घाट, नॉर्थ इंडिया, इधर उधर कहीं मिल रहा है? वहीं मिलूंगा मैं, कुछ प्रजातियों के फिक्स हैबिटेट है, वहीं मिलूंगा मैं, कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। जी सर, ये घर का वो सदस्य जो घर से बाहर नहीं निकलता, शादियों में भी नहीं जा रहा, यहीं रहूंगा मैं, पर्टिकुलर एक एरिया में जो स्पेसिफिक हो जाए, दैट इज एंडेमिक। उसे घर ही पसंद है जी, बाद में 3 4 10 15 साल में घर सब परिवार का एक माहौल बन जाता है कि ये तो जो है ये घर रह के सबकी सेवा करने वाला है, दैट इज एंडेमिक, जमीन संभालेगा ये तो मेरी, एंडेमिक स्पीशीज जो सिर्फ उसी स्थान पे ही पाया जाता। बिल्कुल, इसके होने से उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को एक अलग पहचान मिलती है, एक अलग कंजर्वेशन का ध्यान दिया जाता है। तो इनका होना भी स्पीशीज रिचनेस को दिखाता है कि कितनी ज्यादा वहां पर प्रजातियां का अलग अलग तरह का प्रकार है। तो एंडेमिक ज्यादा इसमें परेशान, तुम खुद भी समझ जाओगे किसी कोई स्पीशीज उसी जगह पे मिल रही है, दैट इज एंडेमिक। ठीक, चौथे नंबर का इन्वेजिव स्पीशीज। पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में दीवार ने आक्रमण कर दिया और मैं फिर दीवार से पर हावी हो गया, दीवार पे टिक गया, सो गया, या दीवार ने तुम्हारे पर आक्रमण कर दिया। इन्वेजिव स्पीशीज, एक घास बताता हूं तो समझ जाएगा, कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मिनट। कांग्रेस घास नाम सुना है तुमने? ये देखा तुमने अपने जीवन में? तुमने देखा, अभी बाहर चले जाओ तुम, ये पहले दिखेगा। ये ऐसी प्रजाति है ना भाई साहब, जहां पहुंच गई दूसरे किसी घास को भी नहीं लगने देता, देखा तुमने? ये जहां पहुंच गई ये कहीं लगने देगा, इसने आक्रमण कर लिया, कुछ और नहीं लग पाएगा। तुम सोचो यहाँ मैं जो है सब्जी लगा दूं, पालक लगा दूं, लगा के देखो तुम पालक, यहाँ या पालक लगाई मान लो घर में आपने, या मेथी लगाई या कोई सब्जी लगाई, उसके बीच में ये आ गया तो तुम्हारी वो पालक वालक कब नीचे रह जाएगी और एक ऊपर बढ़े तो पता चलेगा क्या होगा बेटा, आक्रमण। तब पालक में से आवाज आ रही, बाण मारिए प्रभु इसे। जी सर, तो कहने का मतलब क्या है, इन्वेजन कर लिया इसने। जी हाँ, इन्वेजन कर लिया मतलब समझ लो आक्रमण हो गया इसका जो है। बबूल का पेड़ देखा तुमने ना, बबूल किसी क्षेत्र में जब बबूल का पेड़ आ जाता है फिर नहीं कुछ लगता, मैं ही ग्रो करूंगा बस। और देख लो फोटो दिखा देता हूँ। तुमको 18 क्लास लेते होगी, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं स्टडीज ले होता हूँ कि तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, मुझे सच्ची प्रदर्शन करना है। अभी देखा तुमने ये पौधा देखा होगा, ये जहां भी लगा रखा है इसके आसपास में बहुत कम दूसरे दिखेंगे, तुम सोचो कि इसके पास ही आम लग जाए, मुश्किल है भाई साहब। एक लंबे समय बाद देखो तुम्हें और ये इधर भी वही लगेंगे, इधर तक वही लगेंगे, आगे भी वही। तो मैंने क्या करा सर, मैंने ये करा कि ये इन्वेजिव हो गया, आक्रामक हो गया। इसके और प्रकार होते हैं ना, ध्यान दो, ऐसा नहीं ये इसी पैटर्न में लीव्स में आपको चेंजेस होते हैं। हाँ, कीकड़ वगैरह सब, डोंट वरी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, अब जैसे मान लो ये प्यारा भारत है, ठीक है, ओके, ये अंडमान निकोबार है, ये इधर इंडोनेशिया वगैरह है, ओके, यहाँ से जहाज आता है, जहाज के साथ मान लो कोई एक आध मछली, 2 3 मछलियां इधर आ गई, अंडमान निकोबार में आ गई, अपने प्रजनन से, रिप्रोडक्शन से उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली। पता लगता है कुछ दिनों बाद ये मछलियां जो हैं खा क्या रही हैं, तो अंडमान निकोबार की मछलियां खा रही हैं, और वो मछलियां फिशरमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। देख लो बाहर से आई स्पीशीज ने यहाँ की लोकल स्पीशीज को खत्म कर दिया, ये क्या कर लिया बेटा, इन्वेजन। हैप्पी बर्थडे। तो कहने का मतलब है, अब समझ आया? देखो अब हर चीज में कंफ्यूजन कुछ भी नहीं हो, कीस्टोन अपने अलग में, अम्ब्रेला अलग रखी है, एंडेमिक से उसी स्थान पे मिल रही है, उसके होने से हमें वहां की स्पीशीज पता लगती है, नए पैटर्न दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है, इन्वेजन आक्रमण। अब है इंडिकेटिव स्पीशीज। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर, गाड़ी चलाऊंगा इंडिकेटर इधर कर दूंगा, मुड़ इधर गया, दैट इज इंडिकेशन। तुमने अभी सीखी है। जी हाँ, इधर का इंडिकेटर इधर मुड़ जाऊंगा, अभी सीखी है मैंने, बस अभी भूल गया मैं, भूल गया, दैट इज इंडिकेशन। तो इंडिकेटर लगाओ जिससे हमें, कोई एग्जांपल दो भाई, मैं लाऊं फोटो, फोटो ले आऊं? रुक जाओ, घबराओ। गंगा नदी में डॉल्फिन का मिलना, गंगा नदी में, हाँ ध्यान से सुनो बेटा, इधर ध्यान दो, गंगा नदी में डॉल्फिन का मिलना मतलब क्या,
कि गंगा नदी का पानी स्वच्छ है, साफ है। किसी पर्टिकुलर जगह में स्पीशीज का, डॉल्फिन का ना मिलना मतलब वहां का पानी, तो ये डॉल्फिन मेरे लिए क्या होगा बेटा, एक इंडिकेटिव स्पीशीज, सूचक बन गई, सूचक। समझ आई? ठीक है, एक उदाहरण और दे रहे हैं, रुको फोटो लाने दो। हाँ, तुम लोग स्टक करते रहो बेटा, जब तक खाली बैठे बैठे ये कर लो तुम। ये बताओ जब तक, ये क्या दिख रहा है, ये क्या सुना है, कभी देखा है आप लोगों ने? समुद्र के अंदर ये स्पीशीज पाई जाती है जिसे हम कोरल्स कहते हैं। ठीक है, कोरल समझते हो जी? कोरल समझते हैं? ये हमारा इन्वायरमेंट में टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि ये कोरल्स का मतलब, ये अलग अलग कलर जो एल्गी होती है, ये फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। और तुम्हें पता है, जो चीज प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो एक सोर्स बन जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पता है ना आपको? ऑक्सीजन, पेड़ पौधे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ मछलियों को ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से मिल जाती है इससे। ऐसा बोला जाता है कि ये समुद्र के, ओशियंस के, जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे हैं हमारे इक्वेटर वाले, ये ओशन के लंग्स कहलाते हैं। ऐसा भी लाइफ लाइन कह सकते हो, लंग्स की तरह होते हैं, फेफड़े की तरह कोरल्स। ठीक है, अब लेकिन ध्यान देना, ये क्या क्या बोला मैंने, ये कोरल्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। लेकिन बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की होती है। तो सूर्य तो चाहिए ना, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए, तो ज्यादा गहराई में नहीं मिलते, समुद्र के पानी के कम स्तर पे मिलते हैं। ठीक है, अब मान लो पानी में प्रदूषण हो गया, पानी का रंग काला हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, मरीन पॉल्यूशन हो गया, तो वो सूर्य पहुंच पाएगा क्या? ठीक है, अच्छा, इनका परफॉर्मेंस एक बहुत ही टेंपरेचर में होता है, ज्यादा टेंपरेचर भी नहीं चाहिए होता है ना कम चाहिए होता है, थोड़ा बहुत टेंपरेचर में भी जो है, बट सर दे आर नॉट इन, अरे भैया वो तो कलर का पिगमेंट होता है, ये चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अलग अलग कलर पिगमेंट के हिसाब से चीजें चली होती है। जी हाँ, तो मेरी बात ध्यान रखना कि यदि पानी मटमैला हो गया, प्रदूषण हो गया, तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे क्या? नहीं सर। अब जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगी तो इनका जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाएगा, इनका भोजन कैसे बनेगा? अभी आप इतना समझ लो, मैं अलग से 2 क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ये कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, ये सब खत्म सा हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो ब्लीचिंग हो जाना, दैट इज अ इंडिकेशन कि पानी गड़बड़ है भैया। ओह, अब मैं समझा। तो कोरल यदि स्वस्थ है, कोरल अच्छी है, तो एक इंडिकेशन है कि भैया सब कुछ सिस्टम, इकोसिस्टम बढ़िया चल रहा है। तो जिसके रहने से उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की जान पहचान पता लग जाए, स्थिति पता लग जाए। ठीक है, आगे बात समझ में। लैपटॉप का वॉलपेपर लगाऊंगा, अरे इसका मत लगाना, किसी और का लगा लेना। ये तो क्या कोरल ब्लीचिंग का लगाओगे, कोरल का ही लगा लेना। पर मैं तो लगा लेता था, लेकिन अब मुझे पता लगा कि कोरल ब्लीचिंग का लगा रहा था मैं तो इतने दिनों से। खैर कोई बात नहीं, अब इसका तुम वॉलपेपर लगाओगे, वैसे ही ना उम्मीदों से घिरे रहोगे, उम्मीद के साथ लगे रहो। ये लगाइए वॉलपेपर। चलिए, अब तो मुझे व्हाइट पसंद था तो मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है। अब तुम्हारे घर के आगे आपने एक लेक देखा होगा, हरा भरा, हरा भरा देखा, हरा भरा लेक, हरा भरा लेक देखा कि नहीं देखा? रे 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 रे, देखा कि नहीं? देख के कूदने का मन करता है। ये देखा, ये एलगी लग जाना मतलब इंडिकेशन है किस चीज का, कि तुम्हारे आसपास के खेतों में प्रदूषण बहुत हो रहा है। क्योंकि जब वो प्रदूषण, वो नाइट्रेट फॉस्फेट इस पानी में आके मिलता है, तो एलगी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगती है। तो ये एक इंडिकेशन हो गया। बेटा इससे ज्यादा क्या तुमको उदाहरण दूं? अब तुम कोई बोल दे मेरे को, कि मेरे को तो कंफ्यूजन होता है, सो जाना फिर बोल के। तुम सोचो ना, कीस्टोन लगे, अम्ब्रेला लगे, एंडेमिक वहीं मिल रही है, इन्वेजिव आक्रमण कर लिया, इंडिकेशन किस तरह चीजें समझ में आगे बढ़ो। फ्लैगशिप स्पीशीज, फ्लैगशिप पताका, झंडा ले लो गाइस। क्या होता है फ्लैगशिप? व्हाट इज फ्लैगशिप? फ्लैगशिप मूवमेंट, फ्लैगशिप प्रोडक्ट, भूर सिंह द बारहसिंगा, फ्लैगशिप, फ्लैग इमेजिन कर पा रहे हो? ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उदाहरण देते हैं, आपने इतना नेशनल पार्क पढ़ा, कोई ऐसे नेशनल पार्क बताओ जो उस स्पीशीज के लिए ही जाना जाता हो, लोग उसको ही देखने जा रहे हैं। गिर गिर गिर, नीलगिरी तहर, इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ब्लैक बक, भूर सिंह द बारहसिंगा। बेटा ये कुछ ऐसी स्पीशीज है जिसके नाम से क्षेत्र पे मतलब जाना पहचाना होगा क्षेत्र। तो ये थोड़ा सा टूरिज्म को प्रमोट करने का सेंस है इसमें। उसमें अमेरिका में क्या था सेंस? कंजर्वेशन, यहाँ अवेयरनेस, टूरिज्म को प्रमोट करना, इन सब चीजों को प्रमोशन के लिए ये हम स्पीशीज का नाम देते हैं। कि डुगोंग तो एक फ्लैगशिप स्पीशीज है उस पर्टिकुलर रीजन की, जो सिर्फ अब इसमें तो देखेंगे एंडेमिक वहीं मिलती है, नहीं नहीं, एंडेमिक तो उसके हैबिटेट के दृष्टिकोण में तुम देख रहे हो। हम तो हमारे जू को प्रमोट कर लिया, हमने टूरिज्म को प्रमोट कर लिया, नेशनल पार्क को प्रमोट कर लिया, लोग आएंगे, पैसा वैसा खर्च करेंगे, थोड़ा इकोनॉमिक रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, वो स्पीशीज। ठीक है, तो फ्लैगशिप में जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्पीशीज किसी भी नेशनल पार्क में जब ज्यादा बड़े स्तर पे हाईलाइट कर दी जाती है, ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिले, लोग उसे देखने आए, उस क्षेत्र को जाना जाए, उससे एक सिंबल के रूप में देखा जाए, एक एम्बेसडर बना दिया जाए उसको। यस, वो थोड़ा सा एंगल है। अभी तक जो भी पढ़ा मैंने कोई ऐसी बात करी है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं एंडेमिक होना चाहिए, ब्लैक बक तो मैं और जगह भी मिल रही थी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी से जाना जाए। अब जैसे वो बारहसिंगा तो और भी जगह मिल रही थी, लेकिन कान्हा में उसको बना दिया, हाईलाइट कर दिया कि लोग जो है बढ़िया बारहसिंगा देखने आओ, चलो चलो। वही तो थोड़ा प्रमोशनल लेवल हो गया, थोड़ा सा उसी बीच में उसका कंजर्वेशन हो जाएगा, अवेयरनेस होगी, सारी चीजें अंत में घूम फिर के सब कंजर्वेशन पे आते हैं, बट अलग अलग रूप दे सकते हैं चीजों को। सो ऐसी कुछ स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। खैर, तो मेरे हिसाब से आप डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी ऐसा मिले थोड़ा सा पढ़ के अंदाजा लगा सकते हो। ये बेटा बेनिफिट जो हो रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, जो जितनी जल्दी कनेक्टिविटी बन पा रही, तुमने जो 8-9 दिन नेशनल पार्क में बिताए हैं, उसका बेनिफिट है। तुम थोड़ा सोचो, बिना उसके अपन पढ़ते ना तो हमारे एग्जांपल हाथी गधे घोड़े के अलावा कोई एग्जांपल नहीं होता। मैं बता रहा हूं, तुम रेड पांडा समझ ही नहीं पाते, तुम लॉयन टेल्ड मैकॉक को समझ ही नहीं पाते। तो वहां जो आपने समय बिताया चीजों का, जैसे मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव को तुम संभाल लो, मैंग्रोव एक अम्ब्रेला स्पीशीज हो गए। अब समझ में आई ना कि एक को तुम संभालो, तुम कितने बड़े इकोटोन को संभाल लो। ठीक है, आगे बात समझ में आता है? चलो भैया, तो ये कुछ स्पीशीज की कहानियां थी। अब मैंने बेसिक आपका लगभग जो है कर दिया। अब अपन अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इकोसिस्टम को थोड़ा डिटेल में प्रारंभ करेंगे। पानी वानी पीना तो पी लो।
अम्ब्रेला स्पीशीज की एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जितने भी बच्चे बैठे हैं एक बार वाले, तो तुम 3 बार सब रिकॉर्डिंग में देखना बेटा। आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, तुम खुद भी सोचो कि 15-15 मिनट में एक स्पीशीज अपने को नहीं समझ आ पा रही है, तो फिर मैं भी 1 मिनट में कैसे समझा सकता हूं? मैं योग्य ही नहीं हूं। आप प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसके बाद भी ना आए तो फिर पूछो, ठीक है? मतलब फिर तो अपन यही करते रहेंगे दिन भर, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बच्चे अपनी क्लास में ऐसे भी हैं, जरा देखो तो सर मेरी बात सुनता नहीं है कि नहीं, कि नहीं कि सिर्फ डाउट पूछते हैं, मैंने तो कैसे दिए हैं। तो आपसे निवेदन है एक बार आप और देखो कितनी बढ़िया, मेरे को बहुत खुशी हुई, बच्चे सब बोलते हैं मेरी क्लास में, शाबाश सर लेट आई थी, बहुत बढ़िया बेटा। अब तो आपको देखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खैर अब इकोसिस्टम हम लोग थोड़ा सा शुरू करेंगे, इकोसिस्टम को डिटेल में लेके जाएंगे, अंदर तक एकदम चले जाएंगे। तो ये बताओ इकोसिस्टम शब्द क्या था बेटा? इकोसिस्टम याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत आपको? इकोसिस्टम मतलब सर जी वो जो कम्युनिटी थी, जो सर समुदाय था हमारा, हमारा समुदाय जो था, हमारा जो समुदाय था, हाँ, हमारा जो समुदाय था, समुदाय तो ठीक है। तो जब वो इंटरेक्ट करती है एबायोटिक फैक्टर से, और मतलब ये तो बायोटिक है ही, जैविक और अजैविक से, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम कहलाता है। ये हो गया ना लड्डू लेवल, अपन 2 दिन से इसको खा चुके हैं पूरा, बट इसको थोड़ा हमें डिटेल में जानना पड़ेगा, है ना? मतलब ये वाली जो कहानी कंपोनेंट्स ऑफ इन इकोसिस्टम जो है कि जैविक अजैविक होता है, वो हमें पता है, मतलब कि ठीक है। बट थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो कि उसमें और भी चीजें हैं जो हमें थोड़ी डिस्कस करनी पड़ेंगी। ये कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में एबायोटिक भी होता है, बायोटिक भी होता है, ठीक है। लेकिन एबायोटिक कौन से? तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ जैविक, कुछ अजैविक और कुछ भौतिक। और बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ठीक है। कि मतलब जो है एक तरह से उपभोक्ता है, और एक आपके संगठक होते हैं जो आखिरी में सब चीजें खत्म कर देते हैं, जिनका सड़ना गलना, पेड़ पौधे की पत्तियों को खत्म कर देना। जी सर। और एक उत्पादक हो गए, उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए। तो इसको जरा अपन समझेंगे थोड़ी डिटेल में सारी चीजें, मतलब मैं आपको इकोसिस्टम में थोड़ा डेप्थ में ले जाने का प्रयास करूँ, ठीक है? चलो तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया जो भी नए हैं, ये सवाल आपको किसी भी हाल में बिल्कुल नहीं पूछना है मेरे से कि मैंने पिछले सेशंस नहीं लिए तो आगे के ले लूं क्या, नहीं। तुम्हें पहले पिछले देखने ही देखने हैं। क्लास छूट जाए पहले उसको खत्म करो, फिर अगली क्लास में। सबसे पहले देखो चीजों को बेहतर समझना हो तो आपको वही करना होगा, कोई उसका इलाज नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ठीक बात। क्लास तो लेनी पड़ेगी सर पुरानी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जो भी मैं टॉपिक तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसको तुम अपने शब्दों में लिखते बने तो लिखते चलो, नहीं तो फिर मैं इसका कंटेंट देना शुरू करूंगा, मतलब नोट्स वगैरह दे दूंगा साथ में, तुमको लगे तो फिर तुम उसमें से पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है मेरा क्या होगा मैं तो ये। बट मैं फिर आपको बार बार अच्छे से कह रहा हूँ, वो नोट्स से का भी कोई फायदा नहीं है यदि तुमने क्लास में ध्यान नहीं दिया तो। वो सिर्फ तुम्हें थ्योरी लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हाँ, कि नोट्स को आप कोशिश करो अपने हिसाब से थोड़ा रनिंग बनाते भी चलो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तुम्हें मेंस में यही हैबिट भी काम आने वाली है। पर ठीक है वो मैं नहीं कह सकता ज़्यादा इसमें, क्योंकि आपकी खुद की भी मजबूरी होती है, और एक मन की संतुष्टि अलग चीज़ है जो ऐसे नहीं होगी, वो मैं आपको इसके हैंडआउट्स दे दूंगा। हाँ, पर सच जितना जल्दी स्वीकार लो अच्छी बात है, कि थोड़ा खुद से भी लिखा करो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक उदाहरण से शुरू करता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि इकोसिस्टम को मैं डायग्राम पे लेके आता हूं, और इकोसिस्टम में एक स्पीशीज मान लो, पेड़ को लिया मैंने एग्जांपल, ठीक है? अब इस पेड़ के लिए, ये पेड़ तो मेरे लिए क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट हो गया, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अभी बायोटिक कंपोनेंट तो चलो ठीक है, समझ में आ गई मुझे। अच्छा इकोसिस्टम को अपने आप में तुम भूलना मत। इकोसिस्टम का वाला जब तुम फैक्टर याद करोगे तो अपने आप में तुम्हें सारी चीजें याद रखनी साइड में, कि सर इसमें बायोटिक भी है और ए बायोटिक चीज भी है, ठीक है? हाँ तो अभी मैंने क्या किया, एक फैक्टर ले लिया बायोटिक वाला, जैविक। अब तुम लोग शांति से मुझे बताना इस पेड़ को क्या क्या जरूरत है। तो इस पेड़ को सबसे पहले तो सनलाइट की जरूरत है। सनलाइट का मतलब सूर्य ताप, गर्मी, मतलब टेम्परेचर, तापमान चाहिए। एज अ इंसान, एज अ डियर, एज अ लॉयन, कुछ भी ले लो, इनको सबको बेटा सनलाइट तो चाहिए। टेम्परेचर, तापमान क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ बात नहीं करी मैंने, सीधी बात कही फिजिकल लेवल पे, फिजिकल एस्पेक्ट, सीधा फिजिकल एस्पेक्ट। तापमान चाहिए मुझे, मुझे प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए। तुम अंधेरे में रह लोगे, पूरा जीवन अंधेरा में बना हुआ है, कोई स्पीशीज पूरे अंधेरे में चल रही है, कुछ अंधेरे में रह रही है तो उनके लिए लाइट फिर प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक तरह से वो भी फैक्टर है। वायु दाब, अचानक मैं वायु का दाब बढ़ा दूं, तो हम पे एक लेवल का दाब लग रहा है, उससे ज्यादा लगेगा तो हम भी खत्म। तो टेम्परेचर हो गया, पर्टिकुलर प्रेशर होता है वायु का, एयर का अपना खुद का प्रेशर है, हर चीज का प्रेशर होता है। आपके सर के ऊपर एक जेसीबी रख दी जाए, देन उसके बाद फील करो प्रेशर। जैसे हवा भी हमारे ऊपर, ज्योग्राफी पढ़ा है ना हमने, तो हर चीज का एक प्रेशर है। वायुमंडल, लाइट, लाइट की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। तो ये तीनों चारों चीजों को तुम ऑब्जर्व करो, ये फिजिकल फैक्टर्स हैं। मतलब है ये एबायोटिक, है तो ये एबायोटिक अजैविक है, बट तुम खुद देखो ये फिजिकल एस्पेक्ट है इसमें, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, पानी चाहिए बेटा, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, H2O लूंगा। अच्छा आगे मैं आपको वही बताऊंगा, प्रकाश संश्लेषण में ये क्या लेता है बेटा? CO2 लेता है। और देता क्या है? तो बोले सर ऑक्सीजन देता है। अच्छा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में पेड़ पता है ना ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज याद आ रहा है किसी को? C6, बताओ बताओ, हेलो हेलो, H12O6। ये भैया दीदी C6H12 मैं भी लिख देता हूं सर, ये बताइए लोग, अरे बचपन में तुमने पढ़ा होगा। ATP, C6H12O6, ग्लूकोज बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना। ये वो है, हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा फोटोसिंथेसिस, बट मैं क्या ही बताऊंगा, अपने बचपन की चीजें हैं वैसे, पर ठीक। तो C6H12O6 थोड़ा बहुत तो याद आता होगा, ग्लूकोज बना दिया। तो देखो रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन निकाला है, CO2 लिया है, पानी ले लो गाइस, और फिर इनको मिला के इन्होंने फोटोसिंथेसिस के दौरान C6H12O6 का बनाया। अब डियर इसको खाएगा, डियर इस चीज को तो कंज्यूम करेगा, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि ये पेड़ को तुम देखो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इंटरेक्शन कर रहा है, हाँ तुम देखो कि फिजिकल फैक्टर भी आ रहे हैं, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही। इस पेड़ को देखिए आप, शांति से ऑब्जर्व करो इस पेड़ को, देखो ये सिर्फ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरेक्शन वर्ड अब हमारे लिए काम का नहीं बचा। अब तुम देखो कि एबायोटिक फैक्टर में फिजिकल फैक्टर काम कर रहे हैं,
लाइट, प्रेशर, टेम्परेचर, कर रहा है कि नहीं कर रहा? फिर ये देखो CO2 ऑक्सीजन, H2O ये भी ले रहा है। अच्छा, क्या प्रोड्यूस कर रहा है C6H12? बचपन में तुमने सुना होगा जिस भी चीज में C और H होता है वो चीज क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है। कार्बनिक आपको दिखाई देगी जिसमें C और H है, C और H जिसमें पाया जाता है ऑर्गेनिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये डियर ने खा लिया मान लो, तो डियर भी क्या प्रोटीन का निर्माण कर रहा है? जी सर। उसके बाद में घास खा लिया, जैसे अब लॉयन जो है, लॉयन डायरेक्ट घास नहीं खा पाएगा, उसको बीच में मशीन चाहिए होगी जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट कर रही हो। तो जो डियर खाएगी वो क्या खा रही है? C6H12 वो 6 खा रही है, वो ज्यादा प्रोटीन का निर्माण कर रही है, फैट का निर्माण कर रही है, लिपिड्स, वसा। तो ये देखो ऑर्गेनिक चीज हो गई जिसमें C6 है। अब बाकी जो पानी है, H2O है, CO2 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के फॉर्म में, जब नाइट्रेट भी ले रहा होता है फिर जिनमें C और H, इसमें C और H दिख रहा है क्या? इसमें C और H दिख रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या? इसमें C और H दिख रहा है क्या? इसमें C और H दिख रहा है क्या ऑक्सीजन में? नहीं। तो ये क्या होगा? इनऑर्गेनिक हो गए, अकार्बनिक हो गए। तो अब जरा समराइज करो कि आपका एबायोटिक फैक्टर में तीन चीजें दिखनी चाहिए। फिजिकल फैक्टर दिख रहा है, लाइट, प्रेशर, टेम्परेचर, सनलाइट। ग्लूकोज बना रहा है, डियर प्रोटीन बना रहा है, ये सब क्या है? C और H का कॉम्बिनेशन, मतलब ऑर्गेनिक, कार्बनिक हो गया। और H2O ये और ये क्या हो गया बेटा? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये देखो सर, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल फैक्टर आता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है। इनऑर्गेनिक में जिसमें C और H ना हो, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो आपके ग्लूकोज वगैरह सब बना रहे थे, C और H जिसमें पाया जाता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब फिजिकल फैक्टर हो गए। हिंदी मीडियम तुम मत घबराओ, तुम भी सांस ले लो थोड़ी देर, इनको भी लेने दो, ये सब भी तुम भी ले रहे हो तो ये भी लेंगे। अजैविक घटक, जी सर। तो तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, भौतिक कारक। अकार्बनिक में C और H ना होना, मतलब जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक मतलब CH का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह को वैसे देखने को मिल जाए। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा एबायोटिक का मतलब जो है, सिर्फ एबायोटिक का जो मतलब है सर, एबायोटिक जो होता है वो सिर्फ एक तरह से इंटरेक्शन कर गया हो गया, नहीं नहीं। वो एबायोटिक मतलब क्या? उसका मतलब क्या बताओ? उसमें सर सब आएगा, उसमें टेम्परेचर भी आएगा, उसमें हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? तुम रुक क्यों जाते हो यार? तुम मुझे ये फील मत कराया करो कि तुम चट्टानों को पढ़ा रहे हो। हाँ, चट्टान थोड़ी हो तुम। हम लोग तो ज्योग्राफी के वो जियो इंक्लाइन से जो हिमालय बनने का दम रखते हैं प्रभु। हाँ, फिर हाँ, मुझे सुनो इतने आराम से, अरे नहीं यार, ऐसे इतने आराम से मतलब आंसू आ जाएंगे मुझे। ठीक है, क्या चैट डिसेबल? देखो ये चैट डिसेबल कराने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी मान्यता कुछ अलग प्रकार की है। मेरी मान्यता है कि लर्नर या तो दो काम करना होता है, छात्र जो है दो काम करना होता है। क्या? या तो वो अपनी कॉपी में लिख रहा होता है, कमेंट में लिख रहा होता है, या फिर सो रहा होता है। बस दो चीजें हैं जीवन की। या तो तुम देख लो तुम किस श्रेणी में आते हो। मेरी नजरों में लर्नर सिर्फ दो प्रकार के, एक या तो वो कॉपी में रनिंग नोट्स थोड़ा सा बना रहा है, ठीक है, या कोई कमेंट में लिख के उसको पढ़ रहा है, या चीजों को क्रिएट करना चाह रहा है दिमाग में। और एक दूसरे प्रकार का लर्नर सो रहा है। सीधी बात। देखो जो है वो है, और सोना मतलब ऐसा सोना नहीं, ऐसा सोना नहीं है। इट्स लाइक तुम बैठे हो, मजा आ रहा है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है सुनने, समझ आ रहा है, वो भी मेरे लिए सोना ही हुआ, मजा आ रहा है। अब देख लो, इतना ज्यादा सच नहीं बोलना था सर, लेकिन बेटा तुम्हें समझ आ गया ना एबायोटिक का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? कि मतलब वो सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि पेड़ तो जो है, नहीं नहीं। तुम देखो कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, तो इनऑर्गेनिक चीजें हो रही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, दैट इज ऑर्गेनिक। ये सारी चीजों को अपने को ध्यान रखना है। सर पिलर 1 के पीवाईक्यूज कहां से करें? देखा कैसा सवाल है? देखा कहां से? तुम क्लास में कराए हैं ना, तो जबकि तुमको उस दिन 20-25 पूरे क्वेश्चन जो कांटे। और एक आध आपके पास कोई बुक होगी पीवाईक्यूज की, आई थिंक आंसर वाली भी आती है, कौन सी आती है? सारे सब्जेक्ट की एक तो किसी ने लेके रखी, नहीं तो तुम डाउनलोड भी कर सकते हो अकेडमी की भी। हाँ, चलो तुम तो क्लास में आ जाया करो यार टाइम से, वही बहुत है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं फिजिकल फैक्टर का, तो जैसे टेम्परेचर का एग्जांपल देता हूं मैं। टेम्परेचर से कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है? कोई उदाहरण बताएगा मुझे, टेम्परेचर से तुम्हारे जीवन में फर्क पड़ रहा है कि नहीं, बता सकते हो मेरे को? मैं उदाहरण दूं कि तुम्हें एकदम ठंड दे दी मैंने बहुत ज्यादा, और बहुत भयंकर गर्मी हो रखी है, तो दोनों में पढ़ने का अलग आपको आनंद आता होगा। जी सर, कि नहीं आता? हाँ भाई, हर स्पीशीज टेम्परेचर पर बहुत प्रभावित है। तुमने देखा होगा फ्रॉग को, मेंढक को देखा है, वो डर डर जो कर रही होती है, टर टर, वो कब सुनाई देता है तुम्हें? वो कब सुनाई देता है बेटा तुम्हें, टर टर मेंढक? बारिश के टाइम पे। बारिश मतलब ना टेम्परेचर ज्यादा ना टेम्परेचर कम। फिर से सुनो, बारिश का मतलब क्या? टेम्परेचर ना तो ज्यादा हो रखा है ना टेम्परेचर कम हो रखा है, बिल्कुल मॉडरेट। बात तो सही है, बात तो सही है। सांप, स्नेक देख लो, रेप्टाइल्स देख लो, ये भी क्या है, ना टेम्परेचर ज्यादा ना टेम्परेचर कम, खूब निकल जाते हैं बारिश में। मच्छर देख लो, मॉस्किटो, कभी भी देखना भयंकर गर्मी पड़ रही हो तो मच्छर नहीं दिखेगा, भयंकर ठंड हो रही है मच्छर नहीं दिखेगा, लेकिन अभी गिर गिर पड़ रहा है जो है डेंगू, तुम अभी सुन रहे हो तो क्या सीखने को मिल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, टेम्परेचर से, टेम्परेचर के रेगुलेशन से चल रहे हैं, ये टेम्परेचर पर प्रभावित हो रहे हैं। और बचपन में कैसे सिखाया जा रहा है? इनके बिल में पानी भर जाता है तो बाहर निकल आते हैं, इनके बिल में पानी भर जाता है तो बाहर निकल आते हैं। अच्छा, बाकी टाइम बिल में पानी नहीं डाल जा रहा है तो सूखा रहता है, इसलिए अरे भैया बाकी टाइम देखो ना, समर में, विंटर में ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, ज्यादा तापमान है, इसमें ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इनको छुप के रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बनावट है, ये एक तरह से हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, निष्क्रियता में आ जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि टेम्परेचर ज्यादा या कम हुआ, बहुत ज्यादा या बहुत कम हुआ, इनके एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, शरीर काम करना बंद कर देगा। तो इस नेचर में दो प्रकार के जीव जनरली देखे जाते हैं, एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लड, और एक कोल्ड ब्लड। जी सर, गर्म रक्त वाले जीव और एक शीत रक्त वाले जीव। मतलब मैं तो कहता हूं ना, जैसे कि जिनके तुम्हें कान दिख जाएं, जिनके बाल दिख जाएं, ईयर हेयर दिख जाएं, वो बेटा वार्म ब्लड में आ जाएंगे। ह्यूमन ले लिए बोले सबसे पहले, बर्ड्स ले लिए बोले, ज्यादातर एनिमल्स देख लो तुम। अब जब मेंढक देखे, मेंढक, फ्रॉग, स्नेक, रेप्टाइल्स, तो इनकी खास बात होती है। डिफरेंस क्या है दोनों में, शांति से सुनना। अब सुन लेना है ना, जल्दी ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक भी अक्षर रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए सुनना पहले शांति से। कोल्ड ब्लड को तुम ऐसा समझो, ऐसे जीव हैं कि बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर के वातावरण से इन पे बहुत प्रभाव पड़ जाता है। बाहर जैसा टेम्परेचर होगा ना, समझ रहे हो, वैसा का वैसा बॉडी में खुद का हो जाएगा। जैसे मान लो बहुत हाई टेम्परेचर हुआ तो बॉडी का भी अंदर का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लो हुआ तो ये भी लो हो जाएंगे, मतलब इसमें फिर इनकी बॉडी परफॉर्म करना बंद कर देती है।
मतलब एंजाइम्स गड़बड़ा सकते हैं, इनका मतलब जो है जीवन पे बात आ जाए। तो कोल्ड ब्लडेड हमेशा जो एनिमल्स होते हैं वो मॉडरेट में जी रहे होते हैं, ज्यादा ना तो हाई चाहिए इनको, ना ज्यादा लो चाहिए, इसलिए गर्मी और ठंड में ये निष्क्रिय हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक तरह से ऐसे हो जाते हैं कि इनकी जो एक्टिवनेस है वो बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। आई बात समझ में? मतलब ये ऐसे हैं जीव जंतु कि स्टेनोथर्मल है, वाइड रेंज में जी नहीं सकते, वाइड रेंज में जी नहीं सकते तापमान। इसलिए मेंढक को देखोगे तुम या इनको देखोगे तो साल के एक विशिष्ट टाइम पे ही आ पाते हैं, क्योंकि इनको पता है ठंड में बाहर निकलेंगे, गर्मी में निकलेंगे तो ये इनका शरीर जो है काम करना बंद कर देगा, क्योंकि बाहर जैसे टेंपरेचर हुआ इनकी बॉडी का भी टेंपरेचर वही हुआ। लेकिन तुम इंसानों को देख लो, तुमको उठा के 20 डिग्री से मैं शिमला में ले जाऊं -30 पे ले जाऊं तो क्या तुम्हारा बर्फ -30 हो जाएगा, जम जाएगा? नहीं, तुम्हारा नहीं जम पाएगा। तब हम तो काम कर रहे होते हैं बेसिकली। तो मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिनका एक तरह से ये यूरीथर्मल कैटेगरी में आते हैं कि इनका कांस्टेंट बना रहता है टेंपरेचर, बाहर से इनको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। समझ आ गई बात? तो अब मैं आपको बस क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे फिजिकल फैक्टर एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे इस इकोसिस्टम को मतलब प्रभावित कर रहा है, मतलब टेंपरेचर किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं कि टेंपरेचर, जैसे कोल्ड ब्लड की मैं बात कर रहा था कि जो कोल्ड कोल्ड ब्लड वाले जो होते हैं, कोल्ड ब्लड वाले जैसे जीव हैं, ये इनकी इनएक्टिवनेस को अक्सर देखने को मिलती है, इनएक्टिव होते हैं, मतलब जो निष्क्रिय जो हो जाते हैं, निष्क्रिय जो हो जाते हैं। कोल्ड ब्लड के जो जीव हैं उनमें इनएक्टिविटी देखी जाती है, ठीक है, निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? कब हो जाते हैं? एक्सट्रीम टेम्परेचर में, अत्यधिक जब तापमान होता है ना, तब हो जाते हैं। जी सर, मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि समर में हो सकते हैं, विंटर में हो सकते हैं, ठीक है, मतलब समर इनएक्टिवनेस आपको देखने को मिलेगी, विंटर इनएक्टिव देखने को मिलेगी। समर का मतलब ग्रीष्मकालीन, कालीन मतलब वो कालीन भैया नहीं है, ग्रीष्मकालीन कालीन भैया नहीं है, कहीं और चलेगा नहीं तो तुम। ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता जिसे हम कहते हैं, निष्क्रियता। शीतकालीन निष्क्रियता, वो बचपन में सुना होगा ना आप लोगों ने, दो शब्द सुने होंगे गर्मियों के टाइम, क्या कहते हो गर्मियों के टाइम पे? एस्टिवेशन, और ये हाइबरनेशन। तो मतलब समझ लो शीतकालीन निष्क्रियता। अच्छा, एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कोल्ड ब्लड में अभी हमने कहा ना भालू, वो भालू को देखो पोलर एरिया में, वो बेचारा हाइबरनेशन में चला जाता है विंटर में, उसे पता है कि मैं ज्यादा बाहर घूमूंगा ज्यादा तो हीट लॉस होने लगेगी, छोटे छोटे कान। तो मतलब समझ रहे हो कि कोल्ड ब्लड, अब ये क्या है, हो क्या रहा है, ये सब पड़ा क्या, टेम्परेचर का असर बता रहा हूँ, किसी जीव पे किस तरह से हो सकता है, ये बताना चाहूँ। तो ये जो कोल्ड ब्लड वाले एनिमल्स होते हैं, ये मान के चलो कि इनके अंदर का टेम्परेचर सेम रहता है बाहर के एनवायरमेंट को कंपेयर करोगे तो। फील करो, बाहर चेंज हुआ तो क्या अंदर सेम रहेगा? क्या नहीं रहेगा, समझो। गर्मी हुई तो इनके अंदर भी सब गर्मी फैल जाएगी, और गर्मी का बढ़ना, आप बुखार में अपना 1-2 डिग्री टेम्परेचर की बात करो, फ़ारेनहाइट में देखा होगा तुमने, कितना बड़ा अंतर आ जाता है। तो यदि इनके टेम्परेचर बढ़ जाए और इनके ठंडे हो जाए तो क्या हाल होगा? और हमारा लगभग कांस्टेंट बना रहता है, मतलब हम हमारी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल, मतलब हम लोग जो है, जो हम क्या है, वार्म वाले हैं ना, वार्म ब्लड, ऐसा नहीं लगता कि हम होमियो प्रोसेस में जा रहे हैं। होमियो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमियो? सेम, होमियोथर्मिक है हम, होमियोथर्मिक। होमियोथर्मिक का मतलब कांस्टेंट, मतलब सीधी सी बात है कि बाहर की अपेक्षा हम अपने आप को संभाल सकते हैं, मतलब हम एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, हम कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, जो समतापी है, वेल डन, जो क्या है, समतापी है। पर इनको तुम कोल्ड ब्लड वाले को होमियोथर्मिक ले जाओगे क्या? ना ना ना, ये तो बदल जाएंगे, इसलिए इनको चुपचाप बैठा रहना पड़ता है। हेटेरोथर्मी है ये, विषमतापी जाएंगे ये, हेटेरोथर्मी है सर ये। जी सर, विषमता आएगी इनके अंतर्गत, ये शीत रक्त वाले जीव हो गए, विषमतापी बोल सकते हो। मतलब क्या? मतलब ये कि इनका जो है ये सेल्फ रेगुलेशन इनका कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से इनका चेंज हो जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जिनमें बदलाव हो सकता है। तो अब तुम खुद बताओ, कौन से जीव का बहुत बड़ी रेंज है जीने की? वाइड रेंज में कौन जी सकते हैं? वाइड रेंज में ये जी सकते हैं। इनके जीने की जो क्षमता है बहुत नैरो रेंज की है, टेम्परेचर बहुत ही कम तापमान में, मैंने क्या बोला, सिर्फ सिर्फ रेनी सीजन में ही निकल पा रहे हैं। तो जब वाइड रेंज होती है तो उसे हम यूरी थर्मल भी कह सकते हैं, यूरी थर्मल। और ऐसे जीव जो कम रेंज में है वो स्टेनोथर्मल भी कह सकते हैं, स्टेनोथर्मल। तो देखो, होमियोथर्मिक क्या हुए? वार्म ब्लड हो गए, गर्म रक्त वाले जीव हो गए, समतापी हो गए, जो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलता है हमें। हेटेरोथर्मी क्या हो गए? जिनमें एक तरह से कह सकते हैं जो अलाउ करते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट की अफेक्ट हो जाए, कोल्ड ब्लडेड शीत रक्त वाले जीव। जी सर, विषमतापी, कि जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, वेरिएशन आ रहा हो जिसमें, और ये अपना एक वाइड रेंज दिखा सकते हैं, मतलब ये एक तरह से यूरी थर्मल भी वर्ड यूज कर सकते हो, यूरी थर्मल, यूरी थर्मल। और ये जो है, ये क्या है? स्टेनो, स्टेनोथर्मल। मच्छर क्या है? मच्छर स्टेनोथर्मल की तरफ चले जाएंगे। छिपकलियां, लिजार्ड, कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे हो सकते हैं, फ्रॉग। पर टाइगर को देख लो, डॉग को देख लो, कैट को देख लो, वेजिटेबल फ्रूट्स को देख लो। हाँ, नहीं आएगा बेटा, कमल समझ ही नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि जिस दिन समझ आएगा उस दिन खुद पे हंसी आएगी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कि ध्यान देने वाली कहानी है और कुछ नहीं है। कुछ जीव ऐसे हैं बेटा जो बाहर के टेम्परेचर से प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ है जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम यहाँ रह लें, साइबेरिया में ले जाऊँ तो तुम्हारा खून जम जाएगा, इतने लो टेम्परेचर नहीं जमेगा, तो वो सब वार्म ब्लड वाले हो। और जो बाहर से जिनको फर्क पड़ जाए वो कोल्ड ब्लड वाले। इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, और कुछ मैं कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा, बहुत आराम से चीजें, पर ये सीखना है कि टेम्परेचर कैसे प्रभाव डालता है, मतलब एबायोटिक फैक्टर कितना ज्यादा जरूरी है। अब तुम समझो, स्पीसीएशन वर्ड पढ़ा था, प्रजातिकरण। जब कोई एरिया बदल जाए, पृथ्वी का टुकड़े हो जाए, यहाँ से वहां चले जाए कॉन्टिनेंट, तो ये चीज नहीं बदल जाएगी? तो कितनी सारी स्पीशीज में बदलाव आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे यूरी थर्मल वार्म ब्लडेड होंगे, वो तुम्हारा पोलर बियर स्टेनोथर्मल है। ये समझ आते थे मुझसे कि सब एक बार बोलते हैं फिर बोलो ये पोलर बियर यूरी थर्मल है, नहीं है, स्टेनो है, ज्यादा तापमान में कहां रह पा रहा है। तो कुछ अपवाद मिल सकते हैं। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आज के बाद कभी तुम्हें एकदम रैंडम ऐसे वर्ड मिल जाए, होमियोथर्मी, तो रटो मत, समतापी लिखा है
तो रटो मत, फील करो, समता, सेम टेम्परेचर, मतलब क्या, कहीं भी ले जाओ सेम रहूंगा, फर्क नहीं पड़ना, यूनिफॉर्म, गर्मी में भी वैसे, ठंड में भी वैसे, बारिश में वैसे, मैं वार्म ब्लडेड। लेकिन जिनका कांस्टेंट नहीं रह पा रहा, टेम्परेचर बदल जा रहा है, वो तो खतरे की बात है, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, क्रिएट करो दिमाग में। अब जो बड़े रेंज में रह सकते हैं वो यूरी थर्मल होंगे, जो छोटे रेंज में रह सकते हैं वो स्टेनो होंगे, नैरो रेंज में, और एक कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि क्या एबायोटिक फैक्टर काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। इसमें टेम्परेचर कितना बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। अरे पानी के अंदर भी तुम देखो, समुद्री जीव में भी देखना, क्या सारे समुद्र के जीव एक ही लेयर में पाए जाते हैं क्या, तुम सोचो, या एक ही टेम्परेचर में, एक ही सॉल्ट में, लवणता में, कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा सलाइन में भी जी सकते हैं, कुछ कम में भी जी सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, मतलब कुछ एग्जांपल्स में मतलब कुछ ऐसे हैं जो यूरी हेलाइन है, हरा केकड़ा आता है, ग्रीन क्रैब, वो हर सैलिनिटी में जी लेता है। बट कुछ ऐसे प्लांट एनिमल्स हैं जो सिर्फ किनारों पर ही मिलेंगे, स्टेनो हेलाइन। तो ऐसे कीवर्ड भी आप याद रखना, यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन। अच्छा, वाटर की भी मैंने बताया कि वाटर भी अपने आप में एक एबायोटिक फैक्टर है कि नहीं। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम जो है खारे पानी पी लो, जी लो, डेड सी का नाम ही नहीं होता, फिर कैसे होगा। क्लियर होगी बात यहां तक। सो आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है कि टेम्परेचर भी एक एबायोटिक फैक्टर है, और ये जो दिख रहा था हमारा फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में कि कैसे प्रभाव डालता है। मतलब इसका तो क्या बताऊं मैं आपको, जैसे मैं एक बार एग्जांपल या क्रोकोडाइल का भी देता हूं। क्रोकोडाइल का पता होगा इनफैक्ट आप लोगों को कि क्रोकोडाइल का जो जेंडर है, जब जन्म होता है बच्चे का, तो टेम्परेचर पर बहुत असर देखा गया है, स्टडी देखी गई है कि यदि ज्यादा लो टेम्परेचर है, कोल्ड रीजन है, ठंडा है, तो एक तरह से आप लोग देखोगे तो मेल क्रोकोडाइल की तरफ जाती है, और वार्म टेम्परेचर है तो जब जन्म हो रखा होता है तो फीमेल क्रोकोडाइल की तरफ जाती है। मतलब जेंडर तक इन्फ्लुएंस हो सकता है टेम्परेचर से, ये भी देखा गया। मतलब कैसे शरीर पे प्रभाव डालता है, कैसे प्रक्रियाओं पे प्रभाव डालता है टेम्परेचर, वो मैं आपसे कह रहा हूं, फिजिकल फिजिकल। अच्छा, इंसानों में नहीं है, लोग जो है इसके नाम से फ्रिज में बैठे रहते, फिर नहीं आओ। मतलब मैं इसके इसमें तो मैं आपके अंदर जाके कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं, वहां चले गए। मैं बस उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स हमें प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब पानी की क्या उपयोगिता है, रेस्पिरेशन की क्या उपयोगिता है, नाइट्रोजन की क्या उपयोगिता है, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो ये एबायोटिक वर्ड क्लियर हो गया सबको, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपन बायोटिक कंपोनेंट्स पे। बायोटिक मतलब जो कि जैविक है। अब हमने कह तो दिया पेड़, डियर, लॉयन, ये क्या है सब बायोटिक, जिनमें जीवन है वो बायोटिक, लेकिन नहीं, इसका भी एक अलग एंगल है देखने का। कैसे, तो देखो अब आपको एबायोटिक से डर नहीं लगेगा, शब्द का मतलब तुम समझ, अभी तक क्या चल रहा था हमारे जीवन में, नॉन लिविंग, अजैविक। नहीं नहीं, अजैविक मतलब क्या, गैसियस एक्सचेंज, टेम्परेचर का प्रभाव, वाटर का इंपैक्ट, ह्यूमिडिटी का इंपैक्ट, समझ आई बात, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो सारी चीजें जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, सारी चीजें आएंगी एबायोटिक। क्लियर। अब अपन आएंगे बस बायोटिक पे आएंगे अपन। अब बायोटिक में क्या है, तुम खुद भी देखो इस नेचर में आओ सबसे पहले। तो नेचर में जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी होती है, तो सीधा जन्म टाइगर लॉयन का नहीं होता, सबसे पहले हम लोग फूड चेन में किसको रखते हैं, घास को रखते हैं, पेड़ पौधों को रखते हैं, है ना। मतलब ये सबसे क्यों, क्योंकि सर ये एकमात्र इस नेचर में ऐसी मशीन है जो फ्री एनर्जी को कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट। और कौन कौन सी मशीन, अच्छा बता दो, जो धूप से भोजन बना दे, कार्बोहाइड्रेट बना दे। मतलब ये खुद भोजन बना रहे हैं। अब जैसे ह्यूमन है, तो बेटा इनके बिना ये भी गए, ये नहीं है, ये कहां से बनी, तो डायरेक्ट खाने वालों में से आ गए, बनाने वाले चाहिए। तो ये मशीन खुद अपना भोजन बना रही है, खुद बना रही है, मतलब ये मेरे लिए प्रोड्यूसर हो गए, उत्पादक हो गए। जब तक ये नहीं रहेंगे तब तो डियर का जन्म होगा, तब तो इसको खाएगी डियर, डियर कैसे खा लेगी नहीं तो डियर खाने वाली है, लॉयन खाने वाली है, सब क्या है, ये कंज्यूमर है, ये उपभोग करने वाले हैं, उपभोक्ता। पर है तो लिविंग थिंग्स, ये भी लिविंग थिंग्स, इसलिए बायोटिक बायोटिक कर रहे हैं। तो बायोटिक में प्रोड्यूसर भी आता है, कंज्यूमर भी आता है। अच्छा, दूसरी बात, एक सेक्शन हो रहा है इस नेचर में जिस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई मान लो जीव जंतु मृत हो गया, मर गया, खत्म हो गया, या पेड़ पौधों की लीव्स नीचे गिर गई, हजारों लाखों सालों से वैसे ही पड़ा रहता है, इमेजिन करो क्या स्थिति होती। तो उसको वापस मिट्टी में मिलाने का जो काम कर रहे हैं वो अपघटन करता कर रहे हैं, डिकम्पोजर, सड़ाना गलाना, ये जो चल रहा है, ये डिकम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं। तो ये तीन एक्टर्स को अपने को याद रखना है जो बायोटिक कंपोनेंट को मजबूत करते हैं। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, जैसे अभी देखा अपने, प्रोड्यूसर कौन हो गए, उत्पादक कौन हो गए, ग्रीन प्लांट्स, फिर हम लोग खाने वाले हो गए, और छोटे छोटे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोजर की तरफ से। क्लियर हुई बात। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में इस वाले चैप्टर को, इस वाले टॉपिक को बहुत डिटेल में हमें ले जाना पड़ेगा, बायोटिक कंपोनेंट, यही असली आगे जाएगा पूरा। इकोलॉजी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इसको बहुत ध्यान रख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में क्या कंट्रोल, क्या है, किस चीज का सबसे ज्यादा है, बायोटिक कंपोनेंट। सूर्य की गर्मी और इन पे एकदम हम लोग ज्यादा नहीं जा सकते, हमारे हाथ में ये चीजें। तो इससे हम लोग कल के सेशन की शुरुआत करेंगे, इनको हम प्रॉपर फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स, एनर्जी पिरामिड्स, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, बहुत सारी चीजें जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। बट एटलीस्ट आपको अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बेसिक क्लियर हो गया। स्पीशीज क्या क्या होती हैं, कीस्टोन, अम्ब्रेला, एंडेमिक, इन्वेजिव, इंडिकेटिव स्पीशीज और फ्लैगशिप स्पीशीज, ये हमें एक बेसिक चीजें आ गई। देखो कुछ कुछ डायरेक्ट कभी एग्जाम में शायद कम मिले, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट को बेहतर करने में हमेशा मदद करेंगे। हाँ, बाकी फिजिकल फैक्टर कैसे टेम्परेचर प्रभाव डालता है किन किन चीजों में, ये समझ में आ गया आपको कि एस्टिवेशन क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है, ये ज्यादातर कौन परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोल्ड ब्लड कर रहे होते हैं। जी हाँ, वार्म ब्लड क्या होते हैं, होम्योथर्मिक क्या है, समतापी क्या होते हैं, ये चीजें अपने को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो एबायोटिक कंपोनेंट भी हो कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। पूरा भी ऐसे तो कुछ कुछ अपवाद तुमको इस प्रकृति में वैसे भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, टर्टल सुना है आपने, टर्टल? हाँ, और टोर्टोइस सुना है? हाँ। तो तुम सोचो कि टर्टल, टोर्टोइस ये कोल्ड ब्लडेड होते होंगे कि वार्म ब्लडेड होते होंगे, सोचो जरा एक बार, सोचो सोचो सोचो। ज्यादातर कोल्ड की तरफ रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर किसी तापमान में, हर जगह थोड़ी मिलेगा तुम्हें। हाँ,
एक बार टॉर्टवाइज भी रहेगा, लेकिन टर्टल तो बहुत ज्यादा मतलब उसको टेम्परेचर सेंसिटिव, कोल्ड की तरफ टर्टल। ठीक है, मतलब वो भी अपनी टेम्परेचर जो है उतना बेहतर रेगुलेट नहीं कर पाते हमारे जैसे कि हम बाहर के हिसाब से रेगुलेट कर लें। जी सर। सेल्फ रेगुलेशन कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा। खैर, तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि जो भी जीव जंतु जी रहा है वो सिर्फ खाना ही नहीं खा रहा है, वो कैसे बाहर के एबायोटिक कंपोनेंट से प्रभावित हो रहा है वो भी हमें पता है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं इसके बाद। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।